सन 1177 पवित्र भूमि की तपती रेत पर एक ऐसा दिन उगा जिसे इतिहास ने चमत्कार, पागलपन और साहस तीनों नामों से याद किया। एक तरफ था इस्लामी दुनिया का सबसे उभरता हुआ योद्धा सलादीन, एक ऐसा सेनापति जो मिस्र से लेकर सीरिया तक मुस्लिम ताकतों को एक झंडे के नीचे जोड़ रहा था और जिसका अगला निशाना था यरूशलेम का राज्य। दूसरी तरफ था एक लड़का, हाँ, एक बीमार, दुबला, कम उम्र का लड़का, बॉल्डविन चतुर्थ, यरूशलेम का राजा, जिसे उसके अपने लोग भी लेपर किंग कहते थे क्योंकि कुष्ठ रोग धीरे धीरे उसके शरीर को खा रहा था। इतिहासकार मानते हैं कि उस समय सलादीन की सेना क्रूसेडर सेना से कई गुना बड़ी थी, जबकि बॉल्डविन के पास बहुत सीमित बल था। कुछ 100 भारी घुड़सवार, टेम्पलर नाइट्स और अपेक्षाकृत छोटी पैदल टुकड़ी। संख्याओं पर मतभेद हैं, लेकिन एक बात साफ है, यह लड़ाई बराबरी की नहीं थी। हर तर्क कहता था कि यरूशलेम हार जाएगा। हर समझदार आदमी कहता था कि किले बंद कर दो, इंतजार करो, दुआ करो और शायद दया की भीख मांगो। लेकिन उस दिन एक बीमार राजा ने पीछे हटने से इनकार कर दिया और फिर रेगिस्तान ने देखा कि कभी इतिहास तलवारों से नहीं, इरादों से पलटता है। यह कहानी है मोंटेगेसार्ड की लड़ाई की, एक ऐसी लड़ाई जहां हार निश्चित थी और जीत लगभग असंभव। भाग 1, पृष्ठभूमि, टूटा हुआ राज्य, उठता हुआ तूफान। उस समय यरूशलेम का राज्य वैसा शक्तिशाली नहीं था जैसा पहली क्रूसेड के बाद कभी हुआ करता था। चारों तरफ दबाव था, अंदरूनी राजनीति बिखरी हुई थी, नोबिलिटी यानी सामंतों के गुट आपस में खींचतान कर रहे थे। उत्तराधिकार का सवाल भी लगातार राज्य को कमजोर कर रहा था और इसी नाजुक समय में सिंहासन पर बैठा था बॉल्डविन चतुर्थ। वह 1174 में राजा बना। तब उसकी उम्र सिर्फ 13 साल थी। इतना कमजोर कि एक सामान्य कहानी में उसे कभी नायक नहीं माना जाता। लेकिन इतिहास की सबसे अजीब बात यही है, वह अक्सर नायक उसी को चुनता है जो देखने में नायक बिल्कुल नहीं लगता। बचपन से ही उसके भीतर बीमारी के संकेत दिखाई देने लगे थे। कहा जाता है कि उसे दर्द महसूस करने में दिक्कत होती थी और यही उसके रोग की पहचान बना। जैसे जैसे समय बीता, लेप्रोसी ने उसके हाथ, चेहरा, नसें, शरीर सब पर अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। लेकिन शरीर जितना कमजोर होता गया, राजा का मन उतना ही कठोर होता गया। उधर दक्षिण और पूर्व में एक दूसरी शक्ति जन्म ले रही थी, सलादीन, जिसे बाद की दुनिया एक महान विजेता, एक रणनीतिकार और इस्लामी एकता के प्रतीक के रूप में याद करेगी। धीरे धीरे उस बिखरी हुई मुस्लिम दुनिया को जोड़ रहा था जो पहले आपसी संघर्षों में उलझी रहती थी। उसने मिस्र पर नियंत्रण स्थापित किया, सीरिया में प्रभाव बढ़ाया और उसका लक्ष्य साफ था, फ्रैंक्स यानी क्रूसेडर राज्यों को घेरना और यरूशलेम पर से उनका कब्जा खत्म करना। यह सिर्फ 2 राजाओं की लड़ाई नहीं थी, यह 2 विजन्स की लड़ाई थी। एक तरफ बीमारी से जूझता, भीतर से बंटा हुआ राज्य, दूसरी तरफ एक बढ़ती हुई संगठित महत्वाकांक्षी शक्ति। और समय सलादीन के पक्ष में दिखाई दे रहा था। भाग 2, बीमार राजा लेकिन टूटा नहीं। बॉल्डविन चतुर्थ के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह नहीं थी कि वह बीमार था। सबसे दिलचस्प बात यह थी कि वह अपनी बीमारी को भाग्य का बहाना नहीं बनने देता था। उसके दरबार में सलाह देने वाले बहुत थे, डरने वाले उससे भी ज्यादा। कुछ लोग कहते थे राजा को पीछे रहना चाहिए, कुछ कहते थे उसे प्रतीक भर बने रहना चाहिए। कुछ लोग शायद मन ही मन यह भी सोचते थे कि ऐसा राजा जो धीरे धीरे अपने ही शरीर से हार रहा हो, भला किसी साम्राज्य को कैसे बचाएगा। लेकिन बॉल्डविन उन राजाओं में से नहीं था जो मुकुट पहनते हैं और दूसरों को मरने भेज देते हैं। वह मैदान देखता था, सीमाएं समझता था और सबसे बढ़कर वह यह जानता था कि अगर राजा खुद डर गया तो पूरा राज्य डर जाएगा। उसकी हालत लगातार बिगड़ रही थी। कभी रीजेंट्स की जरूरत पड़ती, कभी किसी रिश्तेदार को शासन में मदद के लिए आगे लाना पड़ता, कभी दरबारी गुटों के बीच सुलह करनी पड़ती। लेकिन यह सब उसके इरादे को तोड़ नहीं सका। इतिहास में कुछ शासक ऐसे होते हैं जो अपनी महानता जीत से साबित करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो हार के बावजूद महान रहते हैं, और कुछ बहुत कम ऐसे होते हैं जिनकी महानता इस बात में होती है कि वे जानते हैं
समय उनके खिलाफ है, फिर भी वे खड़े रहते हैं। बॉल्डविन उन्हीं में से एक था। वह शायद यह समझ चुका था कि उसका जीवन लंबा नहीं होगा। उसका शरीर उसे हर दिन याद दिलाता था कि मौत दूर नहीं, लेकिन शायद इसी ने उसे बाकी राजाओं से अलग बना दिया, क्योंकि जिसे हर दिन अपनी कमजोरी महसूस होती है, वह साहस का असली अर्थ दूसरों से ज्यादा समझता है। वह जानता था कि सलादीन वापस आएगा, और जब आएगा तो वह सिर्फ सीमाई हमला नहीं होगा, वह राज्य की परीक्षा होगी, विश्वास की परीक्षा होगी, और शायद राजा की भी अंतिम परीक्षा होगी। भाग 3, सलादीन की चाल। हमला जो राज्य को तोड़ सकता था। 1177 में मौका आता दिखाई दिया। सलादीन ने मिस्र से उत्तर की ओर बढ़ना शुरू किया। उसकी सेना बड़ी थी, तेज थी और आत्मविश्वास से भरी थी। उसका विश्वास यह था कि यरूशलेम का राज्य अभी इतना कमजोर है कि सीधा दबाव डालकर उसे झुका दिया जाए। यह वह दौर था जब क्रूसेडर राज्य केवल तलवार से नहीं, राजनीति से भी घायल था। दरबार में गुटबाजी थी, सीमाओं पर तनाव था, और मदद के लिए पश्चिमी यूरोप से कोई बड़ा तत्काल सहारा भी नहीं आ रहा था। सलादीन ने समझा कि यह सही समय है। अगर अभी प्रहार किया जाए तो यरूशलेम को घुटनों पर लाया जा सकता है। उसकी सेनाएं आगे बढ़ीं, मार्च करती हुई, धूल उड़ाती हुई, रेगिस्तान और मैदानी इलाकों को पार करती हुई। उसका आत्मविश्वास इतना था कि वह इस अभियान को एक निर्णायक वार की तरह देख रहा था, और यह सोचना गलत भी नहीं था, क्योंकि दूसरी तरफ जो राजा था वह बीमार था और उसका राज्य अंदर से बंटा हुआ। लेकिन युद्ध में सबसे खतरनाक चीज सिर्फ ताकत नहीं होती, कभी कभी सबसे खतरनाक चीज होती है अति आत्मविश्वास। सलादीन को विश्वास था कि फ्रैंक सेना या तो भागेगी या दीवारों के पीछे बंद हो जाएगी। वह शायद यह उम्मीद नहीं कर रहा था कि यरूशलेम का बीमार राजा खुद निकलकर मैदान में आएगा, और यहीं से इतिहास ने धीरे धीरे अपनी दिशा बदलनी शुरू की। भाग 4, अस्कलोन। जब सबने कहा रुक जाओ, जब सलादीन की प्रगति की खबर फैली तो डर आग की तरह फैल गया। कई लोगों ने सलाह दी कि सैन्य बल बहुत कम है, खुली लड़ाई आत्महत्या होगी, किलों की रक्षा करो, समय खींचो, और जो बच सकता है उसे बचाओ। यह सलाह गलत नहीं थी। रणनीतिक तौर पर देखें तो खुला मुकाबला जोखिम से भरा था। बॉल्डविन ने अस्कलोन की ओर बढ़कर स्थिति को संभालने की कोशिश की, और वहीं से आगे की निर्णायक कार्रवाई हुई। सोचिए उस क्षण को, एक युवा राजा, रोगग्रस्त शरीर, कम सैन्य संसाधन, सामने सलादीन जैसा सेनापति, और चारों तरफ लोग जो कह रहे हों यह मत करो। लेकिन कभी कभी राजा का काम सिर्फ सबसे सुरक्षित निर्णय लेना नहीं होता, कभी कभी उसका काम यह तय करना होता है कि अगर हारनी भी पड़े तो कैसे हारी जाए। बॉल्डविन ने निर्णय लिया कि वह बंद होकर इंतजार नहीं करेगा, वह बाहर निकलेगा, वह दुश्मन को देखेगा, वह लड़ाई लड़ेगा। और शायद इस निर्णय में सिर्फ सैन्य साहस नहीं था, इसमें मनोवैज्ञानिक समझ भी थी। अगर उसने किले बंद कर दिए होते तो सलादीन की सेना पूरे राज्य में दहशत फैलाती, संसाधन लूटती और धीरे धीरे मनोबल तोड़ देती। लेकिन खुलकर सामना करना, भले वह आत्मघाती लगे, दूसरी तरफ संदेश भेजता है कि यह राज्य अभी जिंदा है, कि इसका राजा अभी सांस ले रहा है, और कि यरूशलेम बिना लड़ाई के नहीं झुकेगा। यही वह पल था जहां बॉल्डविन एक बीमार किशोर राजा से बढ़कर प्रतीक बन गया। भाग 5, कुछ 100 नाइट्स, सीमित सेना, और फिर भी आगे बढ़ता हुआ राजा। अब जो दृश्य बनता है वही इस पूरी कहानी को लगभग दंता कथा बना देता है। इतिहासकारों में संख्याओं को लेकर मतभेद हैं। कुछ परंपरागत वर्णन दुश्मन की संख्या बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं। आधुनिक अनुमान अपेक्षाकृत सतर्क हैं, लेकिन ब्रॉडली एक्सेप्टेड हिस्टोरिकल पिक्चर यह है कि बॉल्डविन के पास सीमित संख्या में भारी घुड़सवार, टेम्पलर नाइट्स और पैदल सैनिक थे, जबकि सलादीन की सेना उससे कई गुना बड़ी थी। अब जरा इस दृश्य की कल्पना कीजिए। रेत से भरी हवा, थका हुआ, चिंतित छोटा सा क्रूसेडर बल, कुछ 100 नाइट्स जिनमें डिसिप्लिन था पर संख्या नहीं, कुछ पैदल सैनिक जिनके पास विश्वास था पर सुरक्षा नहीं, और उनके आगे एक ऐसा राजा जिसका शरीर खुद उससे लड़ रहा था। कहा जाता है कि बॉल्डविन की हालत इतनी खराब थी कि उसे शारीरिक रूप से बहुत सावधानी से चलना पड़ता था। उसके लिए घोड़े पर बैठना भी आसान नहीं रहा होगा।
युद्ध की कठोरता, कवच का बोझ, रेगिस्तान की गर्मी, ये सब एक स्वस्थ आदमी के लिए भी कठिन होते हैं, लेकिन वह आगे था। यह वही क्षण है जहां इतिहास हमें याद दिलाता है कि नेतृत्व हमेशा सबसे ताकतवर आदमी के हाथ में नहीं होता। कभी कभी नेतृत्व उस आदमी के हाथ में होता है जो सबसे ज्यादा पीड़ा में होते हुए भी सबसे आगे चल रहा हो। उसके साथ टेम्पलर भी थे, धार्मिक सैन्य आदेश के प्रशिक्षित योद्धा। वे जानते थे कि यह लड़ाई आसान नहीं है। वे यह भी जानते थे कि अगर यह दिन हार में खत्म हुआ तो शायद पूरा राज्य अगले कुछ वर्षों में अपने अंत की ओर धकेल दिया जाएगा। फिर भी वे आगे बढ़े। क्यों? क्योंकि कभी कभी सेनाएं जीत की संभावना से नहीं, अपने नेता के संकल्प से लड़ती हैं। भाग 6, मोंटगिसार्ड। वह क्षण जब शिकारी शिकार बन गया। 25 नवंबर 1177, मोंटगिसार्ड के आसपास का इलाका, वहीं यह टकराव हुआ जिसे आज बैटल ऑफ मोंटगिसार्ड के नाम से जाना जाता है। सलादीन की सेना आगे बढ़ रही थी। उसे पूरा भरोसा था कि पहल उसी के हाथ में है। उसके पास संख्या थी, अनुभव था, गति थी और यह मानसिक बढ़त भी कि सामने वाला पक्ष उससे कमजोर है। लेकिन युद्ध में सबसे नाजुक पल वह होता है जब कोई सेना खुद को अजेय मानने लगती है। फिर अचानक हालात पलटे। बॉल्डविन ने वही किया जिसकी उम्मीद शायद सलादीन नहीं कर रहा था। उसने सीधा आक्रामक प्रहार किया, एक तेज, केंद्रित, साहसी हमला। अब यहाँ एक बात समझनी जरूरी है, मध्ययुगीन युद्धों में भारी घुड़सवारों का अनुशासित, सही समय पर किया गया चार्ज बहुत विनाशकारी हो सकता था, खासकर तब जब विरोधी सेना पूरी तरह व्यवस्थित युद्ध स्थिति में न हो। अगर दुश्मन लंबी चाल में हो, कुछ हद तक फैला हुआ हो या उसे तुरंत जवाब देने का मौका न मिले, तो छोटी मगर दृढ़ कैवलरी फोर्स भी डिस्प्रोपोर्शनेट असर डाल सकती है। और मोंटेगिसार्ड में कुछ वैसा ही हुआ। रेगिस्तान की धूल उठी होगी, घोड़ों की टापें गूंजी होंगी, लोहे की टक्कर, चिल्लाहटें, झंडों की भगदड़ और अचानक टूटती हुई फॉर्मेशन, यही सब उस मैदान पर घटा होगा। सलादीन की सेना बड़ी थी, लेकिन बड़ी सेना हमेशा तुरंत नहीं मुड़ती। बड़ी सेना हमेशा एक साथ नहीं लड़ती, और बड़ी सेना अगर चौंक जाए तो उसका आकार ही उसकी कमजोरी बन सकता है। बॉल्डविन ने इसी पल पर चोट की, और तब जिसे आसान विजय लग रही थी, वह धीरे धीरे घबराहट में बदलने लगा। भाग 7, टकराव। जब संख्या से ज्यादा मायने रखता है झटका। सोचिए उस धक्के को, सामने एक बड़ी सेना जो अपने को विजेता मानकर आगे बढ़ रही हो, और अचानक उस पर एक छोटी लेकिन घनी, उग्र, निष्ठुर कैवलरी टूट पड़े। पहला प्रभाव सिर्फ शारीरिक नहीं होता, वह मानसिक होता है। जब ऐसी स्थिति में हमला होता है तो सवाल ये नहीं रह जाता कि किसके पास ज्यादा आदमी है। सवाल यह बन जाता है कि पहले किसकी पंक्ति टूटेगी, किसका आदेश बिखरेगा, किसके सैनिक सोचने लगेंगे कि कुछ गलत हो गया है। मोंटेगिसार्ड में यही हुआ। क्रूसेडर सेना कम थी, लेकिन वह जानती थी कि उसके पास खोने के लिए सब कुछ है। सलादीन की सेना बड़ी थी, लेकिन वह शायद इस तीव्र प्रतिरोध के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं थी। इस लड़ाई में टेम्पलर और अन्य भारी घुड़सवारों की भूमिका निर्णायक मानी जाती है। समकालीन और बाद के कई वृत्तांत इस टकराव को शॉक असॉल्ट की तरह चित्रित करते हैं, जहां छोटी फोर्स ने मोमेंटम और सरप्राइज का इस्तेमाल किया। क्या वास्तव में वहां केवल 500 ही थे? इतिहासकार इस एग्जैक्ट संख्या पर सहमत नहीं है, लेकिन यह सच है कि बॉल्डविन की स्ट्राइकिंग माउंटेड फोर्स सीमित थी और उसी ने लड़ाई का रुख बदला। और इस चार्ज के बीच कहीं एक बीमार राजा भी था। कल्पना कीजिए, उसके हाथ शायद पूरी तरह मजबूत नहीं रहे होंगे, उसका शरीर दर्द से भरा होगा, उसकी सांसें भारी होंगी। फिर भी वह पीछे नहीं था, क्योंकि उस दिन वह सिर्फ राजा नहीं था, वह अपने राज्य की आखिरी दीवार था। जब नेता खुद सबसे बड़ा जोखिम लेता है तो उसके सैनिकों का साहस दुगुना हो जाता है, और जब दुश्मन देखता है कि जिसे उसने सबसे कमजोर समझा था वही सबसे भयानक प्रतिरोध बन गया है, तब उसका आत्मविश्वास टूटना शुरू हो जाता है। भाग 8, सलादीन की वापसी। हार जो सिर्फ हार नहीं थी, मोंटेगिसार्ड की जीत इतनी महत्वपूर्ण थी कि इसके बाद लगभग 2 वर्षों की एक ट्रूस भी बनी। यानी यह सिर्फ टैक्टिकल सक्सेस नहीं थी, यह स्ट्रेटेजिक शॉट था। सलादीन मरा नहीं, उसकी शक्ति खत्म नहीं हुई, उसका अभियान हमेशा के लिए रुक नहीं गया।
लेकिन उसकी छवि, उसकी अनस्टॉपेबल एडवांस की छवि इस दिन चोटिल जरूर हुई। किसी भी महान सेनापति के लिए सबसे दर्दनाक हार वह नहीं होती जिसमें वह बस सैनिक खो दे। सबसे दर्दनाक हार वह होती है जिसमें वह अपनी अनिवार्यता खो दे। जहां लोग पहली बार यह सोचने लगते हैं उसे रोका जा सकता है। मोंटेगिसार्ड ने यही किया। सलादीन ने बाद में खुद को फिर संगठित किया। उसने अपनी शक्ति और मजबूत की। उसने सीरिया में प्रभाव बढ़ाया। 1183 तक अलेप्पो पर कब्जे के साथ उसने क्रूसेडर स्टेट्स की घेराबंदी लगभग पूरी कर ली। लेकिन 1177 की यह हार उसकी स्मृति में रही होगी, क्योंकि यह उस आदमी की हार थी जिसके पास सब था और जिसके सामने खड़ा आदमी आधा टूट चुका था फिर भी झुका नहीं। यही कारण है कि मोंटेगिसार्ड का महत्व सिर्फ कैजुअल्टी काउंट्स या टैक्टिकल डिटेल्स में नहीं है। इसका महत्व उस प्रतीक में है जो ये लड़ाई बन गई कि कभी कभी इतिहास की दिशा एक दिन में नहीं बदलती, लेकिन एक दिन भविष्य की कहानी बदल देता है। भाग 9। जीत के बाद भी जीत पूरी नहीं थी। अगर यह किसी फिल्म की कहानी होती तो यहीं अंत कर देना आसान था। बीमार राजा जीत गया, शक्तिशाली दुश्मन भाग गया, राज्य बच गया, लोगों ने जश्न मनाया और बस। लेकिन असली इतिहास हमेशा जटिल होता है। मोंटेगिसार्ड की जीत अद्भुत थी, लेकिन यह स्थायी समाधान नहीं थी। राज्य की अंदरूनी समस्याएं खत्म नहीं हुई। दरबारी गुटबाजी बनी रही। बॉल्डविन की बीमारी लगातार बढ़ती रही। वह जीत कर लौटा जरूर, लेकिन समय उसके खिलाफ ही रहा। उसने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में सक्सेशन को संभालने की कोशिश की। अपनी बहन सिबिला, उसके पुत्र और विभिन्न गुटों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की, लेकिन बीमारी और फैक्शनलिज्म ने राज्य को अस्थिर बनाए रखा। दूसरी तरफ सलादीन ने हार से सीख ली। उसने जल्दबाजी की कीमत समझी। उसने अपनी शक्ति को और व्यवस्थित किया। उसने इंतजार किया, तैयारी की और फिर बाद के वर्षों में वह लौटा पहले से ज्यादा संगठित, पहले से ज्यादा खतरनाक। यही इतिहास की क्रूरता है। एक महान जीत भी हमेशा अंतिम जीत नहीं होती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वह जीत कम महान थी। कभी कभी एक युद्ध किसी राज्य को हमेशा के लिए नहीं बचाता। वह सिर्फ उसे कुछ साल दे देता है, कुछ सांसें दे देता है, कुछ उम्मीद दे देता है। और बॉल्डविन ने यरूशलेम को वही दिया, कुछ साल, कुछ सांसें और एक ऐसी स्मृति जो उसके राज्य से भी ज्यादा लंबी साबित हुई। भाग 10। बॉल्डविन का अंत। शरीर हार गया, लेकिन नाम नहीं। बॉल्डविन चतुर्थ की मृत्यु 1185 में हुई। तब तक उसका शरीर बीमारी से बहुत बुरी तरह प्रभावित हो चुका था, लेकिन उसकी छवि एक ऐसे राजा की जो अपने समय का सबसे कठिन बोझ उठाकर भी लड़ता रहा स्थापित हो चुकी थी। कल्पना कीजिए उस अंत की। एक राजा जिसने जवानी में ही जान लिया था कि उसका शरीर धीरे धीरे उसका साथ छोड़ देगा। एक राजा जिसने अपने ही महल में राजनीति, बीमारी और भविष्य तीनों से लड़ाई लड़ी। एक राजा जिसने एक दिन सलादीन जैसे प्रतापी शत्रु को पराजित किया और फिर धीरे धीरे चुपचाप उसी बीमारी के सामने झुक गया जिससे वह कभी भागा नहीं। इतिहास में कुछ लोगों की मौत उनके जीवन से छोटी होती है और कुछ लोगों की मौत उनके जीवन को और बड़ा बना देती है। बॉल्डविन उन्हीं में था। उसके बाद घटनाएं तेजी से बदली। 1186 में सक्सेशन क्राइसिस ने राज्य को और कमजोर किया। फिर 1187 में हत्तिन की भीषण पराजय हुई, जिसमें क्रूसेडर सेना लगभग नष्ट हो गई। उसी विजय के बाद सलादीन ने यरूशलेम पर कब्जा कर लिया, यानी अंततः इतिहास सलादीन की दिशा में गया। लेकिन फिर भी जब लोग पीछे मुड़कर देखते हैं तो 1177 का वह विस्फोटक दिन हमेशा चमकता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि वह दिन सिर्फ किसने जीता का उत्तर नहीं देता, वो ये भी बताता है कि किसने असंभव के सामने झुकने से इनकार किया। और कभी कभी यही किसी इंसान को अमर बनाने के लिए काफी होता है। भाग 11। विरासत। क्यों याद रखी जाती है मोंटेगिसार्ड की लड़ाई? आज सदियों बाद भी बैटल ऑफ मॉन्टेगिसार्ड हमें इसलिए आकर्षित नहीं करती कि वहां कौन सी फॉर्मेशन इस्तेमाल हुई या किसने कितने सैनिक खोए। वह इसलिए याद रहती है क्योंकि उसमें एक ऐसा कॉन्ट्रास्ट है जो लगभग मिथक जैसा लगता है। एक तरफ महान सामरिक प्रतिभा वाला सेनापति सलादीन, दूसरी तरफ कुष्ठ रोग से जूझता किशोर राजा बॉल्डविन।
एक तरफ विशाल शक्ति का उभार, दूसरी तरफ धीरे धीरे क्षीण होता हुआ राज्य। एक तरफ इतिहास की बड़ी लहर, दूसरी तरफ उस लहर के सामने टिके रहने की हिम्मत। यह लड़ाई हमें याद दिलाती है कि इतिहास केवल उन लोगों का नहीं होता जो अंततः जीतते हैं। इतिहास उन लोगों का भी होता है जो ऐसे मोड़ों पर खड़े होते हैं जहां हर गणना, हर आंकड़ा, हर सलाह उन्हें हारने वाला घोषित कर चुकी होती है, और फिर भी वे लड़ते हैं। माउंट केसार्ड की सबसे बड़ी विरासत शायद यही है कि नेतृत्व परफेक्ट शरीर से नहीं आता, कि साहस दर्द की अनुपस्थिति नहीं है, कि कभी कभी एक कमजोर दिखने वाला मनुष्य पूरे युग की सबसे कठिन स्मृतियों में बदल जाता है। सलादीन को इतिहास ने महान विजेता के रूप में याद रखा, लेकिन बॉल्डविन को इतिहास ने एक दूसरी वजह से याद रखा, क्योंकि उसने हमें दिखाया कि शक्ति का एक और रूप भी होता है, वह रूप जो शरीर से नहीं आत्मा से बनता है। समापन। तो जब अगली बार आप इतिहास में किसी महान साम्राज्य, किसी विशाल सेना, किसी अजय विजेता का नाम सुने, तो एक पल के लिए उस बीमार लड़के को भी याद कीजिए जो 1177 की धूल भरी धरती पर घोड़े पर बैठा था। उसके हाथों में शायद पूरी ताकत नहीं थी, उसके शरीर में शायद पूरी जान नहीं थी, उसके आगे शायद जीत की कोई गारंटी नहीं थी, लेकिन उसके भीतर एक चीज पूरी थी, उसकी इच्छा। और कई बार इतिहास को बस इतनी ही चीज चाहिए होती है, एक इच्छा, एक निर्णय, एक अंतिम इनकार, झुकने से इनकार। माउंट केसार्ड की रेत आज खामोश है, न वहां घोड़ों की टापें सुनाई देती हैं, न युद्ध के नारे, न टूटती हुई पंक्तियों का शोर। लेकिन अगर इतिहास की खामोश जगहों को ध्यान से सुना जाए, तो शायद वहां अब भी एक आवाज गूंजती है कि कभी कभी सबसे कमजोर दिखने वाला आदमी सबसे भारी दिन उठाता है। और यही कारण है कि बॉल्डविन चतुर्थ सिर्फ यरूशलेम का राजा नहीं था, वह एक स्मृति था, एक चेतावनी था, एक प्रतीक था। और माउंट केसार्ड सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, वह दिन था जब असंभव ने कुछ देर के लिए ही सही, लेकिन सचमुच आकार लिया। यह थी कहानी एक बीमार राजा, एक महान विजेता, और उस लड़ाई की जिसने दुनिया को सिखाया कि साहस की गिनती संख्या से नहीं होती,